बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 11 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 10 हम पहले कर चुके हैं, पार्ट 11 जो है वो करेंगे और इसके अंदर एग्जाम्पल 11.3 करेंगे। और कौन सा टॉपिक हमारा रह गया है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये वाला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम पिछले पार्ट में देख चुके और एग्जाम्पल 11.4 भी हम कर चुके। समझ में आ रही है बात आपको? ये हो गया दूसरा टॉपिक, ये पार्ट 2 है, ये समझ लें। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का पार्ट 2 है ये, ठीक है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। क्विक रिव्यू कर लेते हैं। अभी ताज़ा अगर पार्ट 1 आपने देखा है बिल्कुल फ्रेश, तब तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा, आपको सेकंडों में बात समझ में आ जाएगी। और अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट पर आए हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर आए हैं और इसी के अंदर जो है वो हम एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर आए हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पिछले पार्ट में हम हेसिस लॉ को यूज़ करके डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हम कर चुके हैं, ठीक है भाई। तो बहरहाल अब ये क्या है, इसकी तरफ आ जाते हैं। ये क्या है हमारे पास? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ लीजिए और इसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट को समझ लीजिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का ताल्लुक़ है स्टैंडर्ड स्टेट से। स्टैंडर्ड स्टेट किसकी? स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की? रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, किसी की भी हो सकती है, रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। स्टैंडर्ड स्टेट। अब ये स्टैंडर्ड स्टेट रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की, क्या मतलब है? क्या इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ने, स्टेट का मतलब होता है हालत, तो इनकी कौन सी हालत है? क्या इनको भूख लग रही है, ये हालत है? इनको प्यास लग रही है, ये हालत है? या इन्होंने कोई ड्रेसिंग वगैरह कर रखी है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स ने, इनकी ये हालत है? कौन सी हालत है ये वो हालत है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं, ये वो हालत है जिस पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं इनका प्रेशर जो है वो 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये दो कंडीशन है। इन दो कंडीशंस के ऊपर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जिस हालत में मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड स्टेट। और इसी स्टैंडर्ड स्टेट पर इनकी जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी बोलें तो एक वर्ड में अमाउंट ऑफ हीट, जितना अमाउंट ऑफ हीट इनके पास होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पास होगा, वो अमाउंट ऑफ हीट इनका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाएगा। समझ में आ गई बात? और जिस अमाउंट ऑफ हीट के ऊपर, जिस एंथैल्पी के ऊपर ये फॉर्म्ड हुए होंगे, ये बने होंगे, रिएक्टेंट हैं वो भी बने होंगे, प्रोडक्ट हैं वो भी बनी होगी, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है ये रिएक्ट करके अगर ये प्रोडक्ट वाटर बना रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस भी तो बनी होगी ना भाई, ये ऑक्सीजन गैस भी तो बनी होगी ना। तो जब ये बनी थी, जब ये फॉर्म्ड हुई थी, उस वक्त उनकी जो एंथैल्पी थी, जिस वक्त ये बनी थी, जिस वक्त ये फॉर्म्ड हुई थी, उस वक्त इसकी जो एंथैल्पी थी, क्या वो स्टैंडर्ड स्टेट में थी? यानी कि 25, यानी कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो रिएक्टेंट का फॉर्म होना, प्रोडक्ट का फॉर्म होना, स्टैंडर्ड स्टेट्स में इनके 1 मोल का, रिएक्टेंट्स जब बने थे इनका 1 मोल का बनना, ये रिएक्टेंट जब बना था इसके 1 मोल का बनना, ये प्रोडक्ट जो बनी है इसके 1 मोल का बनना, किस स्टेट में? स्टैंडर्ड स्टेट्स में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मेरी पिछली वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ। और वो एंथैल्पी जो इनके बनने पर थी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट्स में,
समझ आ गई बात। तो ये तो जो एंथैल्पी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की और अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इस बात को मत भूलिएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो हीट जो कि रिएक्शन की सूरत में आपको नज़र आ रही है, रिएक्शन की सूरत में जो हीट आपको नज़र आ रही है, जबकि रिएक्टेंट जो हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं, जबकि रिएक्टेंट जो हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं। तो जो एंथैल्पी आपको रिएक्शन होने पे नज़र आ रही है वो एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। और ये पता है आपको, ये दो तरह की होती है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये दो तरह की होती है। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है या डेल्टा एच नेगेटिव होता है। आपको पता है ये नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब क्या है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जी बिल्कुल, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से मतलब यहाँ पर क्या है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज हुई, और अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब हुई। इन वैल्यूज़ से आपको पता चलेगा, डेल्टा एच की पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज़ से पता चलेगा। जबकि ये केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं इस केमिकल रिएक्शन में और जो प्रोडक्ट बन रही है इस केमिकल रिएक्शन में, उनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो एंथैल्पी जो रिएक्शन होने पर आपको नज़र आ रही है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिएक्शन होने पर आपको नज़र आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन की सूरत में या एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सूरत में, जबकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट्स में हैं और प्रोडक्ट जो है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक हो गया। तो ये मैंने क्विक रिव्यू कर दिया आपको, पार्ट 1 भी और ये पार्ट 2 भी अभी आ गया, और पार्ट 2 का मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये असल में है क्या। ठीक है, तो फ़र्क रखिएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और जो है वो इवन रिएक्शन हमने इसकी बात ही नहीं की है। बहरहाल अब आगे चलते हैं। तो ये था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये भी हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी कि ये डेल्टा एच जो है, आसान लफ्ज़ों में ये पॉजिटिव डेल्टा एच या नेगेटिव डेल्टा एच जो है, ये आप फाइंड आउट कैसे करते हैं और इसको सिंबॉलिकली हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होगा? हमने देखा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंबल हमने देखा था, वो ये था HF डॉट। ये होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन जो हो रहा है उसमें जो एंथैल्पी है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा लगा दिया मैंने। ठीक है भाई, या फिर आप इसको पूरा ये भी लिख सकते हैं, रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ये R रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये सिंबल मैंने आपको बता दिया, ये सिंबल है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, ये सिंबल है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। ये बार बार बताने का मकसद सिर्फ मेरा यही है ताकि आप गुम ना हो जाएं, आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में वाज़ेह फ़र्क रखें कि आप कर क्या रहे हैं, वरना आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, जिसको नॉर्मली हम जो है वो इस तरह भी लेते हैं। अगर आप इस तरह भी लेंगे ना तब भी ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही माना जाएगा, जो कि आपने इक्वेशंस के आगे देखा भी है। डेल्टा एच जो है वो आपको नज़र आता है। बहरहाल यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी मदद से आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला ये है, ये R हो गया। अब आपको माइनस करना है दो सम से,
मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन में यहाँ पर ले लेता हूँ कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही है। ये रिएक्शन मैंने वैसे ही आपके सामने रख दिया। इसको अगर हम बैलेंस करें तो ऑक्सीजन भी 2 है, ये तो बैलेंस ही है खैर। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है इसका देखें 1 मोल है, रिएक्टेंट जो है इसमें 1 मोल ऑक्सीजन का है और 1 मोल जो है वो कार्बन का है। तो टोटल मोल जो है यहाँ पर 2 है। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट 2 या 3 होते तो उनका भी हम टोटल मोल लेते, मतलब टोटल मोल चाहिए आपको प्रोडक्ट के भी और टोटल मोल चाहिए आपको रिएक्टेंट के भी, ठीक है। और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आपको पता है मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। नंबर ऑफ मोल ये जो है वो स्मॉल n को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर 2 किस्म के मोल हैं हमारे पास, रिएक्टेंट के भी प्रोडक्ट के भी। तो रिएक्टेंट के लिए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, NR। तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होगा और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ये होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने कहा इसका सम है, ये 2 मोल जो निकला है ये सारे रिएक्टेंट के मोल का सम है, जमा है ना। जमा वर्ड का मतलब ही ये होता है द रिजल्ट ऑफ एडिशन। तो ये 2 क्या है जिसको मैं टोटल मोल कह रहा हूँ, असल में ये एक्चुअली सम है। और सम को रिप्रेजेंट किया जाता है एक ग्रीक सिंबल से जिसको हम सिग्मा कहते हैं। तो सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, आप उनको लेंगे, ठीक है। और फिर उसको आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी भी दी जाएगी आपको। अभी इसकी एग्जांपल भी आ रही है। ये जो कार्बन बना है इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये वाली ΔHF, ठीक है भाई, इसकी भी, और ऑक्सीजन की भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी भी, और यहाँ पर जो है इसकी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, ब्रैकेट में लिख दूँ प्रोडक्ट्स, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ मोल्स से, सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह आपको क्या करना है, आपको जो है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो क्या किसका लेना है, रिएक्टेंट्स का, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ रिएक्टेंट्स का, ठीक है। और फिर इसको नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स का जो सम होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा इसमें से इसको माइनस कर देना, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है भाई। अब इसकी एग्जाम्पल हम करेंगे तो अभी और आपको क्लियर हो जाएगा। नोट कर लिया। यूज ऑफ हैसिस लॉ इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ये हेडिंग डाल लें और इसी के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। यूज ऑफ हैसिस लॉ इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये हीट ऑफ रिएक्शन वही है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो कि अभी मैंने बताया। तो आप क्या कर रहे हैं, हैसिस लॉ को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन, पता चला रहे हैं किस चीज़ का, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ΔHR, और ये ऊपर 0 आ जाए, ठीक है भाई, जो कि हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इसके लिए एग्जाम्पल देख लें। अब हैसिस लॉ तो दोबारा मैं रिव्यू ना करूँ ना यार, वो तो अब फिर तो ज़्यादती हो जाएगी ना अब हैसिस लॉ के अंदर, लेकिन क्विकली उसके ऊपर बात करूँ कि उसमें हम इक्वेशंस लेते हैं
याद आया कुछ? रूट्स होती हैं, द सम ऑफ द इंडिविजुअल, एक केमिकल रिएक्शन जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो बज़ाहिर एक केमिकल रिएक्शन नहीं होता, उससे पहले कुछ साइड रिएक्शन भी होते हैं तब जाके बनता है। जैसे कि हमारे पास ये सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन रही है। हालांकि ये बात गलत है, पहले क्या हुआ है कि सल्फ़र ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी है, फिर ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है इसने और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, तब जाके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनी है। तो ये इक्वेशन आपको पूरी बात नहीं बता रही, ठीक है, ये दो इक्वेशंस बीच में हुई हैं, ये दो रिएक्शंस बीच में हुए हैं, और हेसिस लॉ आपको यही बताता है कि इस रिएक्शन और इस रिएक्शन का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन जो है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन जो है इसका और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन जो है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, सॉरी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या हो गया, ये भी तो केमिकल रिएक्शन ही है भाई, दोनों के दोनों। तो इसका जो एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है और इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इनको आप जमा करेंगे तब जाके आपको इसका जो है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। यही हेसिस लॉ है, ठीक है। और इसी हेसिस लॉ को अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल देख लें, इसमें ये बात बताई गई है। ये एग्जाम्पल 11.3 है, एग्जाम्पल 11.3 है। इस एग्जाम्पल के अंदर वो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन जो है आपको कैलकुलेट करनी है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का केमिकल फार्मूला अभी आ जाता है इसका, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन, ठीक है भाई। कब? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर आ गया। बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ये इक्वेशन मौजूद है हमारे पास, C3 प्रोपेन आ गया, C3 और H8, इसकी कंबस्शन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं। 5 मोल जो है ऑक्सीजन के यूटिलाइज होंगे यहाँ पर, और 3 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, और 4 मोल जो हैं वो वाटर के बनेंगे, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़रा आप फाइंड आउट करके बता दीजिए इसकी। इसके अलावा इसने हमें जो है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो भी इसने दी है हमें, ठीक है। डेल्टा HF किसका? प्रोपेन का, C3H8 इज इक्वल टू -103.9 किलो जूल्स पर मोल, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है भाई, -393.5 किलो जूल्स पर मोल, और डेल्टा HF स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये आपको उसने दे दिया। मतलब आपके पास रिएक्टेंट जो हैं, अब इसमें से रिएक्टेंट कौन कौन से हैं ये देखें। ये रहा प्रोपेन, ये रहा इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -103.9, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोडक्ट है, वाटर भी आपका प्रोडक्ट है। नंबर ऑफ मोल इसके निकालेंगे तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 4 मोल वाटर के, और फिर इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 जो है, ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास क्या है, -393.5,
ब्रैकेट में लिखेंगे -393.5, ठीक है। इसको प्लस करेंगे किससे, 4 मल्टीप्लाई बाय वाटर का हमारे पास क्या है -285.5, -285.5, ठीक है भाई। और इसको सब को, ये क्या आया आपके पास, ये आपके पास आया है 393, ये भी प्रोडक्ट है आपकी, ठीक है। और वाटर ये भी आपकी प्रोडक्ट है। आप पहले तो इसका निकाल लीजिए सम, क्योंकि इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है, इसमें से आपको माइनस करना है। तो ये आपके पास आ गया, सॉल्व करके इसको अलग से देखेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट वाला निमट गया। अब ज़रा रिएक्टेंट वाला देख लें। रिएक्टेंट में इसने ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस ज़ीरो होती है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि जितने गैशियस कंपाउंड्स हैं सबकी, जैसे कि जितने ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं, ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो होती है, तो इसीलिए इसकी उसने नहीं दी। हाँ, तो रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ हमारे पास ये रह जाती है। अब इसके कितने मोल हैं, आपकी इक्वेशन के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही मोल है, ठीक है भाई, इसका सिर्फ एक ही मोल है। तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, और क्या होगा, -103.9, ये आ गया। अब ये जो आपके पास सिस्टम आया है सारा का सारा, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स का है। ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स का है। और ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट का है। तो फार्मूला यही कहता है कि आप जो है वो प्रोडक्ट का सम जो है वो लेके उसमें से माइनस कर दीजिए रिएक्टेंट के सम को। ये जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा सारा का सारा, ये किसका आएगा, प्रोडक्ट का, ठीक है भाई। ये किसका सम आएगा आपके पास, रिएक्टेंट का। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे। तो ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -393.5 से, तो यहाँ पर जो आपका जवाब आएगा -1143.2, -1143.2, ठीक है भाई। और यहाँ पर 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -285.5 से, तो आपका जवाब आएगा -1180.5, ठीक है भाई। अच्छा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो फिर टोटल सम जो है इसका कितना निकलेगा, -2323.7, -2323.7, ये आ गया इसका रिज़ल्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट का। ये देखें 3 मोल 4 मोल, 3 मल्टीप्लाई बाय कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रहा, ठीक है, वो आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय -285.5, इसका सम निकाला तो ये -2323.7 जो है ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसका सम जो है रिएक्टेंट साइड वाला, ये तो बहुत ही आसान है, इसका सम यही निकलेगा 103.9। अब प्रोडक्ट का सम भी आपके पास आ गया और रिएक्टेंट का सम भी आपके पास आ गया। इस प्रोडक्ट के सम में से इस रिएक्टेंट के सम को माइनस करेंगे। तो फिर यहाँ मैं करता हूँ स्पेस बना के, यहाँ देखें इस जगह पर प्रोडक्ट का सम मेरे पास कितना है, -2323.7। इसको मैं माइनस करूँगा किसके साथ, -103.9 के साथ, ठीक है भाई, -103.9 के साथ। अब ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 103.9 -2323.7। -2323.7 में से अब माइनस करेंगे इसको, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो माइनस में आएगा।
और जवाब आएगा आपके पास 2219.8 2219.8 किलो जूल्स पर मोल। ये आपके पास आ गया। क्या आ गया आपके पास? उसने क्या पूछा है आपसे? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन। तो ये रहा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन, जो कि आपको, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चाहे इसके साथ आर लगाएं या चाहे आप आर ना लगाएं, कोई मसला नहीं है, यही बात। ठीक है भैया, आ गया जवाब आपका। फार्मूला मैंने अभी लिखा नहीं क्योंकि इतना स्पेस नहीं था, फार्मूला ऑलरेडी मैं अभी पहले लिख चुका था। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अगला जो पार्ट होगा हमारा, अगला पार्ट हमारा जो होगा वो होगा बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, और ये ठीक ठाक मुश्किल साइकिल है, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।